हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूडीमोनिया क्लासेस। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 3 पढ़ेंगे ड्रेनेज में हमें आज पढ़ना है बहुत सारी इंडियन रिवर्स के बारे में। कौन सी माउंटेन से निकल रही है, कौन सी पेनिनसुलर इंडिया की है, नॉर्दर्न और सदर्न जितनी भी रिवर्स है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा चैनल जो है ये एनसीईआरटी की सीरीज़ कंप्लीट कर रहा है। आप जाके देख सकते हैं पीछे क्लास 8 तक की पॉलिटी और क्लास 8 तक की आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ये जो वीडियोस बनाई जा रही हैं ये यूजीसी नेट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए जब हमें एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ती है, इवन यूपीएससी पीसीएस के बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी इन क्लासेस को देख सकते हैं, उनके लिए भी यूज़फुल है। बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है, इसलिए सभी लोगों के लिए ये क्लासेस यूज़फुल है। आप देख सकते हैं हमने और भी कंटेंट दे रखा है, लाइक इग्नू का मटेरियल है मास्टर्स का, सो आप वो भी चेक कर सकते हैं। हमने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन रिगार्डिंग भी कंटेंट डाल रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में सबसे पहले हमें बताया ड्रेनेज जो होती है उसको हिंदी में बोलते हैं अपवाह तंत्र। ये जो होता है रिवर सिस्टम का एक बेस है। ड्रेनेज नदियाँ कैसे कैसे जो है वो बहती हैं, क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे जब सबसे पहले तो ड्रेनेज बेसिन होता है, हर नदी का एक बेसिन होता है। एक सेकेंड, मान लो ये एक रिवर है, तो ये एक रिवर जो है ये एक ड्रेनेज बेसिन है। ये कहाँ से बह रही है, कितना एरिया है इस रिवर के द्वारा लिया जा रहा है। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। उसका कंप्लीट एरिया जो है एक रिवर जितने एरिया में जहाँ तक फैली हुई है बह रही है उसे ड्रेनेज बेसिन कहा जाएगा। अब जैसे कि दुनिया में सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन जो देखा गया है वो अमेज़न रिवर का देखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि माउंटेन और अपलैंड, अगर मान लो जैसे इस फोटो को देखो, वाटर डिवाइड, मान लो एक रिवर का ये बेसिन है, एक रिवर यहाँ से है। अब क्या हुआ कि कोई हाई लैंड हो गया, कोई ऊंची भूमि, प्लेटू हो सकता है, माउंटेन हो सकता है। जब इन दो रिवर्स के बीच में आ जाएगी तो इनका अपना अलग अलग बेसिन हो जाएगा, वरना ये एक हो जाती। ठीक है, जो इन्हें डिवाइड करने वाली चीज़ है उसे बोलेंगे वाटर डिवाइड। ड्रेनेज बेसिन को अलग करने का काम कर रहा है, जो जैसे माउंटेन हो सकता है, अपलैंड हो सकता है, जो दो बेसिन्स को अलग कर रहा है उन्हें कहेंगे आप वाटर डिवाइड। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है इंडिया में किस तरीके के ड्रेनेज सिस्टम है। इंडिया में अगर भी हम बात करें तो दो तरह की, एक हिमालयन रिवर से एक पेनिनसुलर रिवर है। अब जो हम बात करेंगे दो की, तो उनमें हिमालयन की अगर सबसे पहले बात करें तो हिमालय की रिवर तो आपको पता है, अभी अभी हम पीछे चैप्टर पढ़ के आए हैं। तो जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर जो रिवर्स आपको देखने मिलती है, क्योंकि वो हिमालय से निकल रही हैं, इसलिए उनमें पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं उनका पानी भी इसी में आ रहा है, इसलिए ये न्यू रिवर्स है और ये हमेशा सदा, जिसे कहते हैं सदा नहीं रहा, ऑलवेज पानी रहेगा इनके अंदर, पेरेनियल। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि इनका जो पानी होता है स्नो के फॉर्म में होता है, मतलब पानी जो है मेल्ट होकर आ रहा है, इसलिए हमेशा ये इनमें पानी भरा रहता है। फिर इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, लाइक इंडस, ब्रह्मपुत्रा, जो कि हमें माउंटेन से आती हुई नज़र आती है। अब ये क्योंकि न्यू रिवर्स है, जब ये नई नदियाँ हैं तो ये क्या करती हैं, जब ये नई नदियाँ हैं तो ये गार्ज बना देती है। गार्ज का मतलब होता है जैसे मान लो रास्ते में कोई पहाड़ आ गया, कुछ आ गया, तो क्या होगा, ये उनको काटने की कोशिश करेगी, ना कि अपना रास्ता बदलेगी। तो गार्ज बना देती है ये उन्हें काट काट के, क्योंकि इनका फ्लो भी फास्ट होता है। ठीक है, फिर हमें बता रखा है कि ये बहुत सारी इरोजनल एक्टिविटीज़ करती है। एग्जाम्पल देखो एक बार, मान देखो जब कोई रिवर स्टार्ट होती है तो उनका फ्लो फास्ट होता है और हाइट से गिर रही हैं, तो ये अपने साथ साथ अपर कोर्स में कुछ ना कुछ सिल्ट और जितनी सैंड है वो सब इरोड करती हुई चलती है और अपने अंदर ये समा लेती है।
फिर आगे जाकर जब इनका लैंड थोड़ा मीडियम हो जाता है, लोअर हो जाता है, तो ये विसर्प बनाती है। विसर्प मीन्स क्या होता है? मियंडर्स, ऑक्सबो लेक वो हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा और नीचे जाओगे तो ये आगे जाके डेल्टा फॉर्म कर देंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? ये बहुत फास्ट फ्लोइंग होती है, ऊपर से आ रही होती है तो इरोड करते हुए आती है, नीचे बीच में पहुंचेंगी, बीच वाली कंडीशन में तो ये विसर्प बनाएंगी, मतलब मियंडर्स का फॉर्मेशन करेगी। ये जो मियंडर होते हैं, जब देखो ये जो मियंडर होता है ये हमने 7th में भी पढ़ा था। अब मान लो ये ऐसे ऐसे आ रही थी, लेकिन सडनली क्या हुआ कि ये ऐसे ऐसे कुछ आ रही थी, सडनली क्या हुआ कि इसने अपना रास्ता बदल लिया, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मिट्टी जमा हो गई और ये वाली जो रिवर है ये सेपरेट हो गई, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। तो इसे बोलेंगे ऑक्सबो लेक, चाप झील, है ना। पहले ये एक ही था, लेकिन बाद में ये इससे अलग हो गया तो इसे ऑक्सबो लेक बोला गया है। फिर ये आगे जाके ऐसे डेल्टा का फॉर्मेशन कर देती है, बीच में मिट्टी होती है। फिर हमें बताया गया है इसके अपोजिट में जो साउथ इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ की रिवर्स कैसी हैं। जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ की रिवर्स जो होती है ना, वो मौसमी होती है, मतलब मॉनसून पर आधारित। जब बारिश होगी तो इनमें पानी होगा, अगर बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया, गर्मी ज़्यादा हो रही है तो ये सूख जाएंगी, बहुत कम पानी रह जाएगा इनके अंदर। तो ये हिमालय की तरह नहीं है। और दूसरी बात, ये बूढ़ी नदियाँ भी कहलाती हैं। ये हिमालय की रिवर्स की तरह नहीं है जिनका फ्लो फास्ट है और ये इरोड करते हुए चले। ये ऑलरेडी ही इरोजन कर चुकी है जितना करना था इन्हें, क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि ये बहुत जो इंडिया का पेनिनसुलर वाला रीजन है ये बहुत ओल्ड है। हिमालय तो न्यू फॉर्मेशन है फोल्डेड माउंटेन से, लेकिन गोंडवाना लैंड है साउथ इंडिया, इस वजह से बहुत ही ओल्ड है। ठीक है, तो हमने देखा पेनिनसुलर की जो हाइट होती है वो कम होती है। पेनिनसुलर की जो रिवर्स होती हैं, उनकी जो लंबाई होती है वो बहुत कम होती है और बहुत ही शैलो वाटर होता है, मतलब कि डीप थोड़ा सा। ठीक है, इनका पानी मतलब कम होता है। ठीक, इनकी लंबाई भी कम होती है कंपैरिजन टू ब्रह्मपुत्र देख लो, गंगा रिवर देख लो, इंडस देख लो, कितनी लंबी है। ठीक है, कुछ रिवर्स जो हैं वो सेंट्रल हाईलैंड से भी निकल रही है, हाईलैंड से, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। बस यही बताया कि भारत की ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो वेस्टर्न घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, मतलब यहाँ से निकल रही है मैक्सिमम साउथ इंडिया में और इधर के एरिया में गिर रही है, तो मैक्सिमम हमें नदियाँ ऐसी ही देखने को मिलेंगी। तो अब तक के जो 6 मिनट से उसके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने देखा ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है एक रिवर का, और वाटर डिवाइड क्या होता है। फिर हमने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में 2 तरीके का है, हमें 2 तरह से इन रिवर सिस्टम को पढ़ना है, एक हिमालयन की रिवर्स, एक पेनिनसुलर रीजन की रिवर्स, जिनमें हिमालयन वाली जो है पेरेनियल है, साल भर उनमें पानी रहता है, नहीं है जोशदार हैं, लेकिन जो पुराने वाली है पेनिनसुलर वाली वो इतनी जोशीली नहीं है, वो पहले ही जितना इरोड करना था कर चुकी है, इसीलिए वो हमेशा उन्हें बूढ़ी नदियाँ भी कहा जाता है। इनमें पानी भी कम होता है, गर्मियों में इन पे पानी की बहुत कमी हो जाती है क्योंकि ये बारिश पे निर्भर है, मानसून पे निर्भर है। और जो हिमालयन रिवर है उन्हीं में हमने देखा था मियंडर, ऑक्सबो लेक, डेल्टा का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब तक हमने इतना कवर कर लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो गार्ज की फ़ोटो दिखा रखी है, किस तरीके से रिवर ने 2 पहाड़ों के बीच में से निकल गई, पहाड़ों को काटते हुए, तो ये गार्ज हो गया। अब हम अगर आगे देखें तो हमें पहले शुरुआत करनी है हिमालयन रिवर से। अब हम बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम जो है उनमें 3 हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात की जाएगी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर। इन तीनों नदियों की खासियत ये है, ये तीनों ही नदियाँ बहुत लंबी है और इनके साथ जो जुड़ती हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इन नदियों को फुलफ़िल करने का कार्य करती हैं। और जब किसी भी नदी का और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो मिलती हैं तो ये ट्रिब्यूटरी का तो ये एक रिवर सिस्टम कहलाता है। अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरी में बी कॉल्ड एज रिवर सिस्टम। ठीक है,
जब रिवर जो है अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ चलती हैं, मिलती है, उन्हें रिवर सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले हम इंडस का पढ़ेंगे, जिसमें उसकी ट्रिब्यूटरीज भी देखेंगे। जो इंडस रिवर है वो मानसरोवर से निकल रही है, मानसरोवर लेक से, तिब्बत में, और ये वेस्ट की तरफ बहती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के रीजन में। और यहाँ पर ये गार्ज बनाएंगी, गार्ज बनाते हुए चलेंगी। और यहाँ पे इसकी कुछ सहायक नदी है, मतलब ट्रिब्यूटरीज हैं, लाइक जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये इसके साथ आकर जुड़ती हैं। फिर सिंधु नदी जो है ये कहाँ बहते हुए जाएगी, इंडस रिवर जो है ये बलूचिस्तान, गिलगिट वाले एरिया में जाएगी। फिर जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ से सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये नदियाँ भी आकर मिलेंगी। इस तरीके से देखो, इस तरीके से मान लो ये इंडस है, यहाँ से कुछ रिवर्स आ रही थी, यहाँ से कुछ रिवर्स आके जुड़ गए। और पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, मिठानकोट में जाकर इंडस रिवर जो है इसकी 5 नदियों के साथ ये मिल जाएगी। मिठानकोट के पास इंडस रिवर में ये 5 नदियाँ मिल जाती है। इसके बाद ये नदी जो है ये बहकर अरेबियन सी में चली जाएंगी। इस तरीके से। और हमें बताया गया है कि ये जो इंडस रिवर है ना, इसका 1/3 पार्ट, इंडस रिवर का 1/3 पार्ट, इंडस रिवर का 1/3 पार्ट, इंडस रिवर का जो 1/3 पार्ट है वो इंडिया के अंदर है, बाकी सारा बाहर है इंडस रिवर का। अब इंडस में इसकी ट्रिब्यूटरीज भी ले लो, ठीक है। 1/3 जो है वही सिर्फ इंडिया में है, वो भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब वाले रीजन में। बाकी सारा पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो देखो एक बार फ़ोटो, ये सारी की सारी रिवर्स मैक्सिमम पाकिस्तान में है, हमारे यहाँ बस 1/3 है। इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर लेकिन हाँ, ये भी मान लो कि ये जो रिवर्स है ना, इनमें पानी इतना ज़्यादा है जितना गंगा में भी नहीं है। इसलिए हमारे जो इधर वाले स्टेट्स हैं ना, लाइक हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो पाती है। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसमें यह समझौता हुआ था कि भारत जो है इन रिवर्स का 20% पानी ही यूज़ करेगा, इंडस रिवर सिस्टम का, और जो पानी है 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा। इसलिए हमारे पास कुछ राज्य हैं जिनमें हम इन्हें यूज़ करते हैं, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वहाँ पे इस पानी का यूज़ किया जाता है। तो ये अनफेयर ट्रीटी नहीं है। जो आपको 20% पानी मिल भी रहा है ना, इसमें गंगा से भी ज़्यादा पानी है, तो पानी की कोई कमी हो ही नहीं पाती है, ठीक है। और बाकी इन रिवर्स का फ़्लो ज़्यादा है ही पाकिस्तान में, तो रास्ता भी नहीं मोड़ा जा सकता है। तो इस वजह से बहुत सारे रीज़न्स हैं, उनको आप और भी स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में, 11th-12th में। तो इतने के लिए फ़िलहाल यही जानकारी काफ़ी है कि हमारा समझौता हुआ है, जिसमें 20% वाटर इंडिया यूज़ करेगा, 80% वाटर पाकिस्तान को दिया गया है। इसके बाद अब हम अगला पढ़ेंगे, दैट इज़ गंगा का प्लेन, गंगा रिवर के बारे में। जो गंगा है वो कहाँ से निकल रही है? गंगा रिवर जो है वो आपको भागीरथी से देखने को मिलती है। एक भागीरथी आ रही है, उधर से अलकनंदा आ रही है। भागीरथी, अलकनंदा, ये दोनों जहाँ मिलते हैं इस देवप्रयाग में, उसके आगे आपको गंगा देखने को मिलेगी। फिर गंगा बहेगी और इसके पैरेलल में एक नदी आएगी यमुनोत्री से, इसे यमुना कहते हैं। ये दोनों मिल जाएंगी इलाहाबाद में मिलकर आगे बढ़ेंगी। एक बार मैं पूरा ही समझा देती हूँ। फिर आगे बढ़ती है इलाहाबाद से। जब ये इलाहाबाद से आगे जाती हैं तो जो हमारा बांग्लादेश वाला रीजन है वहाँ एंट्री ले लेंगी। फिर इसी को पद्मा कहा जाएगा। उधर से ब्रह्मपुत्रा आ रही होगी, ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाएगा बांग्लादेश के अंदर। जब पद्मा और ये जमुना दोनों मिलती है, मतलब गंगा यमुना, तो उसके आगे ये जब आगे बढ़ेंगी तो इनका नाम बदल जाएगा, मेघना हो जाएगा, मेघना। तो ये मेघना जो है यही आगे जाके आपको देखने को मिलेगा, सुंदरबन डेल्टा बना रही है। और हमारे इंडिया के अंदर फरक्का बैराज से आगे क्या नाम है, फरक्का के आगे, हाँ, हुगली रिवर देखने को मिलती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सीन बता रखा है कैसे कैसे गंगा फ्लो हो रही है। एक बार मैप में भी देख लो।
गंगा का फ्लो कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें जो देखना है वो ये बताया गया है कि हमारी गंगोत्री, देवप्रयाग, ये सब पॉइंट्स मैंने समझा दिए हैं। हाँ, एक जो पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है एक तो यही है कि हरिद्वार के पास गंगा जो है वो माउंटेन से फ्लैट रीजन में, प्लेन्स में चली जाती है। हिमालय से जितनी भी नदियाँ आती है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी है, आगे जाके इसमें शामिल हो जाएगी। घाघरा देखो इधर आ रही है, घाघरा, सोन, गंडक, ये सारी नदियाँ जो हैं आगे जाकर मिल जाएंगी गंगा में। कोसी, ठीक है। फिर इसके बाद हमें बताया गया है कि ये इलाहाबाद में मिलती है यमुना और इधर से आपको क्योंकि इतनी सारी रिवर्स आ रही हैं, ये मिलकर एग्रीकल्चर लैंड बना देती है। मतलब कि यहाँ की मिट्टी इतनी फर्टाइल हो जाती है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए, क्रॉप के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाती हैं। फिर आगे आपका पेनिनसुलर में जो हमने पहले पढ़ा था सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कुछ और ट्रिब्यूटरीज आएंगी। लाइक चंबल, बेतवा, सोन, ये भी आके जाकर गंगा में मिल रही है। ठीक है, ये नदियाँ वैसे तो लंबाई इनकी कम है, पानी इनमें कम होता है, लेकिन फिर भी ये आगे जाके गंगा में मिलेंगी, जिसकी वजह से गंगा रिवर जो है उसे फ़ायदा होगा और हमारे इस रीजन में फर्टाइल लैंड बनेगा। तो इस तरीके से आगे जाके फरक्का से फिर ये 2 भाग में बढ़ जाएगी। हुगली में डिवाइड हो जाएगी इंडिया के अंदर और वेस्ट बंगाल में, और ब्रह्मपुत्रा रीजन से ये मेघना बना लेगी और इस तरीके से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक, यहाँ पर हमने ये पूरा गंगा का भी सिस्टम पढ़ लिया। और हमें यहाँ एक और बात बता रखी है कि लेंथ जो है गंगा की वो 2500 मीटर तक है। और हमें बता रखा है कि जो गंगा है ये अम्बाला एक हाईलैंड वाला एरिया है। अम्बाला की वजह से ये अलग हो रही है गंगा और इंडस का जो रिवर सिस्टम है वो सेपरेट हो जाता है अम्बाला की वजह से। तो अम्बाला से सुंदरबन तक जो ये प्लेन लैंड बनेगा उसकी लेंथ होगी 1800 किलोमीटर तक की। ऐसे ही बता रखा है जो गंगा है उसका जो स्लोप है वो बहुत ही कम है। इस वजह से आप देखोगे देयर इज़ अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। हर 6 किलोमीटर पे बस 1 मीटर ही इसका स्लोप गिर रहा है। इस वजह से ये रिवर जो है ऐसे मिएंडर बनाकर चलती है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकल रही है, तो ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर लेक है उसके पास से। सेम मानसरोवर लेक जो है उसके पास से ही इंडस एंड सतलज भी निकल रही है। मतलब मानसरोवर से नहीं निकल रही है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके पास वाले एरिया से। जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये जो इंडस रिवर है उससे भी बड़ी है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्रा है उसका ज़्यादातर हिस्सा आपको बाहर देखने को मिलेगा। ये ईस्ट की तरफ बहती है हमारे माउंटेन्स के पैरेलल में। नामचा बरवा जो माउंटेन है 7757 मीटर का, वहाँ पर आके ये यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है गोर्ज बनाकर। इस तरीके से जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। बाद में इसके साथ नदियाँ जुड़ जाती है जैसे दिबांग, लोहित। इसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से ही इसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाने लगता है असम में। ये जब तिब्बत में होती है तो इसके अंदर पानी की वॉल्यूम कम होती है क्योंकि यहाँ पर सूखा होता है, मतलब ड्राई रीजन है, बारिश भी नहीं होती है। इस वजह से उसमें कोई मिट्टी वगैरह भी नहीं होती है। लेकिन इंडिया में आते ही क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी है, इस वजह से इसमें और ज़्यादा पानी आ जाता है और पानी के साथ साथ सिल्ट भी आ जाता है। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसमें सिल्ट भरने की वजह से इसका सरफेस जो होता है ना वो और ऊपर हो जाता है और इस वजह से बाढ़ भी आ जाती है असम और बांग्लादेश वाले रीजन में। इसमें पानी इतना होता है और ये अपने साथ सिल्ट कैरी करती है, इस वजह से रिवराइन आइलैंड भी बनते हैं जो हमने पहले भी देखे थे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना उसका कोको आइलैंड एंड मोजिलो समथिंग, तो सेम उसी तरह से।
तो इसी तरीके से वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ब्रह्मपुत्रा में कौन सी बनती है, उसका नाम पूछा है। तो वही जो बनता है उसका नाम है माजिलो, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। माजोली, हाँ माजोली, ठीक है, माजोली होता है वो, उसका नाम था माजोली, आई रिमेम्बर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। वेल सॉरी दैट आई फॉरगॉट द नेम, आई वॉज कन्फ्यूज इन माजोली और मोजोली, ठीक है। अब आपको भी याद हो गया होगा, तो आप भी याद रखिएगा माजोली। ये जो माजोली है ये बनाया जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा। इसके बाद अब हम देखेंगे रेनी सीज़न में ये ओवरफ्लो हो जाती है, बाढ़ भी आ जाती है, बता रखा है हमें। और जो इसका रिवर है ये हमेशा शिफ्ट भी हो जाती है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है जैसे बह रही है वैसे ही बहेगी, ये रास्ता भी पलट लेती है, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा सिल्ट वगैरह भर जाता है डिपॉजिट की वजह से, अपने रिवर बेड इसका हाई हो जाता है इस वजह से। अब हमें पढ़नी है पेनिनसुलर रिवर्स। अब हम बात करेंगे साउथ इंडियन रिवर्स की। अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो आप देखोगे जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं ये वहाँ पर बहती हैं। ये पश्चिमी तट, मतलब जो वेस्टर्न कोस्ट है आपका और वहाँ का वेस्टर्न घाट, वहाँ पर कुछ नदियाँ वेस्ट की तरफ बहती है, तो कुछ नदियाँ आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो ईस्ट की तरफ बहती हैं। वैसे तो बेसिकली जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं वो ईस्ट की तरफ ही बहती हैं। तो ये वाला मैं आपको मैप से ही समझाऊंगी। एक बार मैप में देखो, जो पेनिनसुलर इंडिया का है उसमें मैक्सिमम नदियाँ, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ ना, लाइक महानदी, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, आपका कृष्णा है ना, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ये सारी की सारी ईस्ट की तरफ ही बहती हैं, ईस्ट की तरफ ही बहती हैं, ठीक है। कावेरी भी है। फिर इसके बाद बताया गया जो छोटी छोटी नदियां हैं कुछ ही हैं जो कि वेस्ट की तरफ बहती हैं। तो जो वेस्ट में बहने वाली नदियां उनमें दो ही नदी है जो बड़ी है, जैसे एक तो हो गया नर्मदा, एक हो गया तापी, ये वेस्ट में जा रही है। ये दोनों ही हैं इकलौती बड़ी नदी जो वेस्ट में बहती है, वरना सारी की सारी ईस्ट में बहती है, क्योंकि आपने पढ़ा भी था पहले कि ढाल ही ईस्ट की तरफ झुकाव है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये और क्या कहना चाह रही है बुक हमसे। हमें बताया गया है कि ये जो रिवर्स है ना जो वेस्ट की तरफ बह रही हैं वो तो एस्चुरीज बना रही हैं, और जो ईस्ट की तरफ बह रही हैं वो डेल्टा बना रही है। अब डेल्टा तो आप समझ ही गए थे कि पानी जो होता है इस तरीके से एक जैसे वो होता है ना बर्ड का पंजा, ऐसे पंजे के शेप बन जाती है, और बीच बीच में सिल्ट वगैरह आपको मिट्टी वगैरह देखने को मिलेगी, लैंड सा बन जाता है, तो वो तो डेल्टा हो गया। एक होती है एस्चुरीज जो वेस्ट साइड है। एस्चुरीज का मतलब होता है वो जहाँ पर मतलब कोई डेल्टा नहीं बन पा रहा, कोई मिट्टी वगैरह जमा नहीं हो पा रही है। अगर मिट्टी वगैरह जमा होती तो यहाँ पे जैसे जो डेल्टा वाला रीजन है वहाँ पर हाई लैंड बन जाता है, थोड़ी ऊंचाई वाला सरफेस हो जाता है ओशियन से। लेकिन यहाँ पे ओशियन और जो रिवर है इनके बीच गैप नहीं रह जाता। तो क्या होता है ना, जब भी टाइड्स वगैरह आती हैं तो वो ओशियन जो होता है, ओशियन का वाटर भी इनमें आ जाता है। तो इस वजह से इसे एस्चुरीज कहा गया है। ये कोई हाई सरफेस पे नहीं बन पाती है, इनका डेवलपमेंट जो होता है छोटा ही रह जाता है। मतलब ये तो हाइट पे है, ये हाइट पर नहीं है, जिसकी वजह से रिवर, ये जो आपको ओशियन दिख रहा है, ओशियन का पानी भी इन रिवर्स में आ जाता है, लेकिन इसमें पानी मिल नहीं पाता है इस तरफ वाली में, ईस्ट साइड वाले में। आई होप समझ आया होगा। अगर बिल्कुल भी नहीं समझ आता है ना तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं अलग से वीडियो बनाकर भी आपको हर पॉइंट समझा सकती हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब आगे बताया गया है कि जो ये पेनिनसुलर है इसमें जो इतनी भी रिवर्स हैं आपको देखने को मिल रही है इनका बेसिन ही कम है। अब सबसे पहले हमें बताया गया नर्मदा रिवर के बारे में। नर्मदा कहाँ से निकल रही है, तो ये अमरकंटक से। ये देखो नर्मदा का फ़ोटो देखो, एक सेकेंड, ये नर्मदा रिवर कहाँ से आ रही है, तो ये बताया गया है कि ये अमरकंटक है पहाड़ी, वहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलकर ये रिफ्ट में बह रही है। देखो इधर से आपको नज़र आएगा, एक सेकेंड,
ऊपर भी इसका प्लेटू है, नीचे भी इसके माउंटेन है, माउंटेनियस रीजन है। तो ये बीच में से बह रही है, ये ना एक ब्रांच बना रही है, ये रिफ्ट में से बहती है। जब ये रिफ्ट में से बहती है तो साथ में ये जबलपुर में जाकर ना एक वाटरफॉल बनाती है, मतलब जलप्रपात। धुआंधार वाटरफॉल हमें बुक में नाम दिया गया है कि जब ये रिवर आगे बहेगी, जबलपुर तक पहुंचेगी, तो वहाँ पर ये गार्ज बनाकर एक वाटरफॉल की तरह गिरेगी, वाटरफॉल की तरह गिरेगी। तो उस वाटरफॉल का नाम है धुआंधार। तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद हमें तापी के बारे में पढ़ना है। जो तापी रिवर है, तापी देखो एक दफ़े, इसके नीचे जो नर्मदा है उसके नीचे तापी है। अब जो तापी है, तापी रिवर का भी सेम है। सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, सतपुड़ा से ये निकलती है। ये भी सेम लिफ्ट वैली में से निकल रही है, भ्रंश घाटी बनाते हुए। इसकी लंबाई कम होती है। ये भी 3 स्टेट से गुजर रही है, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। सेम जो नर्मदा थी वो भी 2 स्टेट से गुजर रही थी, एमपी और गुजरात। ये वाली 3 से गुजर रही है, महाराष्ट्र इसमें मेन है। फिर हमें बताया गया ये भी अरब में गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। वेस्टर्न घाट में ये क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है वो बहुत ही नैरो है, बहुत छोटा है, इस वजह से इसकी लेंथ भी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाती जो वेस्ट साइड पे नदियाँ गिर रही है। और हमें बताया गया है कि इसकी लंबाई कम है और इसमें दूसरी रिवर्स आके इसको ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें शामिल हो जाती है, जैसे कि साबरमती। देखो ये दोनों बड़ी नदियाँ थी। इसके बाद हमें बताया गया है कि इसके अलावा अगर और नदियाँ देखें जो वेस्ट की तरफ बह रही हैं, जाती हैं, वो है साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार। ये सारी भी हमें साउथ की तरफ, मतलब ये जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पर बहती हुई नज़र आएंगी। लेकिन क्योंकि ये छोटी छोटी नदियाँ हैं इसलिए इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। बड़ी नदी सारी ईस्ट की तरफ बह रही है। छोटी नदियों में, मतलब वेस्ट साइड में जो नदियाँ थी उनमें 2 ही बड़ी नदी है जो वेस्ट में बह रही है, जिसके बारे में बुक में जिक्र है। बाकी जो छोटी छोटी नदियाँ जो वेस्ट में बह रही हैं उनका इतना जिक्र नहीं किया गया है, बस नाम लिख दिया गया है साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार। ठीक है, इनको चेक कर लेना। अब हम आगे बढ़ेंगे गोदावरी। अब हमें ईस्टर्न साइड की स्टेट्स देखनी है। अब हम नेक्स्ट रिवर्स देखेंगे। हमारी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है। अब जो ईस्ट की तरफ बहती है उनमें पहली नदी है गोदावरी, गोदावरी रिवर। एक बार मैप में देखो, ये रही आपकी गोदावरी। जो गोदावरी है उसके बारे में बताया गया है, इसे ना जो पेनिनसुलर इंडिया है, साउथ इंडिया, वहाँ की गंगा भी कहा जाता है। और ये बूढ़ी नदी है, मतलब बूढ़ी गंगा कहा जाता है बिकॉज़ कि यहाँ की नदियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा सिल्ट, मतलब इतना ज़्यादा डिपोजिशन नहीं करती है, क्योंकि ये बहुत पुरानी नदियाँ हैं तो डिपोजिशन वगैरह के चांसेस कम हो गए हैं। अब अपने आसपास ही कटाव कर लेती हैं ये, और ये स्लो चलती है, पानी की भी कमी होती है, इस वजह से ये बूढ़ी कही जाती है। अब बताया गया ये महाराष्ट्र के नासिक से निकल रही है और ये ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है जाके। 1500 किलोमीटर तक इसका एरिया है और ज़्यादातर इस रिवर का हिस्सा जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, लगभग 50%, और बाकी एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी है जो हमें दिखा नहीं रखी है, बट आप चेक करना। पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वेंगंगा, पेनगंगा, ये बड़ी बड़ी इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है। और बाद में ये चली जाती है ईस्टर्न साइड पे, इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हमें अगली नदी देनी है महानदी। अब आप महानदी देखो, ये रही जो महानदी है हमारी, ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। इसका प्लेस ओरिजिन कहाँ से है? छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से, और उड़ीसा में बहती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। 860 किलोमीटर है तकरीबन, और इसका रीजन जो है कहाँ कहाँ से बह रही है, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। फिर इससे अगली देखो कृष्णा, कृष्णा रिवर। ये जो कृष्णा है, ये जो कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट से निकल रही है, और महाबालेश्वर है जो वहाँ से निकलती है, और 1400 किलोमीटर तक बहती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, इन सबको आपको मैप में चेक करना होगा। फिर अगली बड़ी नदी जो है पेनिनसुलर इंडिया की, वो है कावेरी। नीचे आ जाओगे तो आपको कावेरी नज़र आएगी।
जो कावेरी है वो भी ऐसी ही है, पश्चिम से निकलती है, मतलब वेस्टर्न रीजन से निकलती है, ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, और मतलब ब्रह्मगिरी रेंज से, माउंटेन की, और तमिलनाडु में ख़त्म होती है, तमिलनाडु के कुडलूर के पार्ट में। फिर इसके बाद बताया गया 760 किलोमीटर की है। इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, लाइक अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी जो रेंज है किन किन राज्यों से होके जा रही है, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तक फैली हुई है। इसके बाद हमें बताया गया कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी है जो ईस्टर्न साइड में गिर रही है, उनके बस नाम दे रखे हैं, जैसे कि हमें दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी, स्वर्ण, इस तरीके की नदियाँ हमें देखने को मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें लेक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक में ना इतने मैप्स नहीं दे रखे जितना बताया गया है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी चेक करना पड़ेगा। जो मोटा मोटा मेजर पार्ट है वो आपको दे रखा है, इनको कोशिश करो कि जो जो दे रखा है उसको मैप डाउनलोड करो, या फिर इंडियन ज्योग्राफी का मैप लो, मैप बुक लो और उसमें हाईलाइट कर लो उसको, फिर इससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और अपनी मैप बुक है आपके पास, कोई कॉपी है तो उसमें बना के देखो, ठीक है। बाकी मैं इसके मैप जो है अपने शॉर्ट्स पे ज़रूर डाल दूँगी सून आपके लिए। अब हम बात करते हैं लेक्स की, अब हमें झीलें पढ़नी है। तो अब हम देखेंगे कि लेक्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है। हमने कश्मीर में दाल लेक के बारे में पढ़ा है, कुछ लोगों ने घूमे भी होंगे, देखा भी होगा। तो जब हम लेक्स देखते हैं तो वो टूरिज़्म के लिए कितना सुंदर स्पॉट बन जाता है। अगर ये लेक्स ना होती तो क्या आज हम उन जगहों पर जाते, क्या वो टूरिज़्म के लिए इतने अच्छे प्लेस माने जाते। तो इसके अलावा लेक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, टूरिज़्म के अलावा देखोगे तो ये लेक्स जो होती हैं इनका पानी किस काम के लिए आता है, कब इनमें पानी होता है कब नहीं होता है। कुछ लेक सॉल्टी होती है, कुछ फ्रेश वाटर की होती है, कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो इनमें बारिश के टाइम पर ही पानी होता है, कुछ लेक्स होती है जिनमें परमानेंट पानी होता है, कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो इंसानों के द्वारा एक्टिविटीज़ के द्वारा बनाई जाती है, मतलब ह्यूमन मेड है, आर्टिफिशियल है। कुछ लेक्स में पानी ग्लेशियर से आता है, तो इनके बारे में हमें जानना है। फिर हमें बताया कि कुछ लेगून्स भी फॉर्म होते हैं। अब लेगून क्या होता है, तो लेगून का मतलब होता है वो जहाँ पर ओशियन का पानी, बाहर के सरफेस का पानी अंदर आ जाता है। ये जो लेगून होते हैं ना, ये कुछ कुछ बे की तरह ही होते हैं, जैसे खाड़ी होती है ना इसी तरह के होते हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी प्रोटेक्शन होती है इनके सरफेस से। तो जो लेगून होता है, मतलब पानी का ये जो एरिया है इसको प्रोटेक्शन मिलती है आउटर पानी के रीजन से, ओशियन से, तो उसे आप लेगून कहेंगे। जैसे चिल्का लेक है, चिल्का लेक एक बार चेक करोगे ना कोस्टल रीजन में, तो अंदर की तरफ ऐसे है, इसको थोड़ी सी प्रोटेक्शन है बाय सॉइल सिल्ट वगैरह के थ्रू, कोई ना कोई रीफ बैरियर ज़रूर होता है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के थ्रू, तो वो लेगून होता है। बाकी लेगून जो होते हैं ये खारी होती है, क्योंकि जब इनमें ओशन का पानी डायरेक्ट एंट्री ले लेता है। तो अब जैसे कि ये देखो कौन कौन सी लेक्स के हमें नाम दे रखे हैं, चिल्का लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक। ये लेक्स जो होते हैं सीजनल भी हो सकते हैं, जैसे कि सांबर लेक राजस्थान का, जब बारिश होगी तो ही इनमें पानी होगा, और इसके पानी का यूज़ सॉल्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो कुछ लेक्स जो होती है फ्रेश वाटर की भी होती है, फ्रेश वाटर वाली हिमालयन रीजन की होती है, जो ग्लेशियर के द्वारा डिपोजिशन की वजह से गड्ढा बन जाता है, उनमें जो ये ग्लेशियर का पानी होता है या स्नो होती है उससे बनती है, वो मीठे पानी की हो गई। जो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हुई है, बनी है, तो वो भी मीठे पानी की लेक है। दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, जो कि वुलर लेक है। इसके बाद और भी लेक्स के नाम है, दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी, ये कुछ और फ्रेश वाटर्स के लेक है इंडिया के अंदर। इन नेचुरल लेक्स के अलावा हमारे देश में जो हम डैम बनाते हैं उनकी वजह से भी पानी जमा करते हैं एक जगह पे हाइड्रो पावर के लिए। अब जब हम पानी जमा करते हैं डैम में तो वो भी एक लेक बन जाती है, ठीक है। ये कुछ आर्टिफिशियल है जो हमने बनाया है, लाइक गुरु गोबिंद सागर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट,
कुछ अब ये है कि लेक्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। अगर हम लेक्स की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये पानी के फ़्लो को बैलेंस करती है, रेगुलेट करती है। जैसे जब भी बहुत तेज़ बारिश होती है तो बाढ़ के पानी को रोकती है। इसके अलावा ड्राई सीज़न में पानी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इवन फ्लो ऑफ वाटर हो ये देखने में, मेंटेन करने में मदद करती है। हाइडल पावर डेवलप करनी है उसमें हेल्प करती है। मॉडरेट क्लाइमेट रखने में हेल्प करती है। एक्वाटिक इकोसिस्टम बनाए रखने में हेल्प करती है। और ब्यूटी, टूरिज़्म ये सब में हेल्प करती है। फिर अब हमें पढ़ना है रिवर्स की क्या इतिहास है। तो रिवर जो है एक नेचुरल रिसोर्स है। इनके किनारों पर ही सभ्यताएं डेवलप हुई इंडिया के अंदर। आज के टाइम पे ये जो रिवर्स है इनका यूज़ किया जा रहा है लाइवलीहुड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, नेविगेशन, इरिगेशन। रिवर के बिना हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई सिविलाइजेशन तक डेवलप हो सकता था। हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, रिवर के किनारे ही हुए थे स्टार्टिंग में। तो रिवर्स की इम्पोर्टेंस आपने समझी। अब हम बात करेंगे इसके पॉल्यूशन के बारे में। ये इतनी ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है और उसके लिए हम आज क्या कर रहे हैं। तो अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो आप देखोगे कि आज के टाइम पे म्युनिसिपल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कितना ज़्यादा एग्रीकल्चर, हर जगह पे कितनी ज़्यादा डिमांड है वाटर की। और इस वाटर को हम कहाँ से ला रहे हैं, रिवर्स के थ्रू ला रहे हैं। रिवर से निकालते हैं पानी, इससे जो रिवर की वॉल्यूम है वो घटती है। फिर उसके अंदर हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं उसे ही बिना ट्रीट करे वापस डाल देते हैं। इसकी वजह से उसकी जो सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है, उसमें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। फिर हमें बताया गया है कि पॉल्यूशन इस हद तक है कि रिवर्स के लिए आज इतना ज़्यादा कंसर्न करना पड़ रहा है। लाइक आप गंगा देख सकते हो, गंगा देख सकते हो, यमुना रिवर देख सकते हो। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि कि सरकारों को अब एक्शन प्लान बनाने पड़ रहे हैं। तो आपने उनके बारे में सुना होगा। तो अब सबसे पहले हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम थोड़े बॉक्सेस देखेंगे, फिर ये चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें पढ़ना है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, NRCP। जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है ये सबसे पहले रिवर की क्लीनिंग के लिए आया था। सबसे पहले इसके अंदर गंगा का प्लान था कि गंगा की साफ़ सफाई करेंगे। 1985 में लॉन्च किया गया था। बाकी इसको ये जो प्लान था इसको एक्सपेंड कर दिया गया था और भी रिवर्स के साथ। 1995 में इसका ऑब्जेक्टिव था पानी की क्वालिटी को सुधारना। इसके लिए आप देखो सोर्स दे रखी है डिटेल में पढ़ने के लिए। बाकी शुरुआत गंगा से की गई थी 1985 में। अब हमें बताया गया है कि वर्ल्ड में 71% पानी है, जब और इस 71% में 97% पानी तो ऐसा है जो कि सॉल्टी है, सलाइन वाटर है। तो जो फ्रेश वाटर है वो 3% है। उन 3% में से भी लगभग 2% जो है आपको आइस के फॉर्म में मिलेगा। तो पीने के लिए पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है, फ्रेश वाटर की बहुत ही ज़्यादा कमी है। फिर हमें बताया गया है कि जो कावेरी रिवर है वो दुनिया का सबसे बड़ा, सेकंड नंबर पे दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल बनाती है। इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं शिव समुंदरम के नाम से जाना जाता है। और इस वाटरफॉल के द्वारा जो बिजली पैदा की जाती है वो मैसूर, बेंगलोर और कोलर गोल्ड फील्ड में भेजी जाती है। जो झीलें, जो लेक्स जो होती हैं बड़ी होती हैं साइज़ में, उन्हें सीज कहा जाता है। जैसे कैस्पियन सी, डेड सी, अराल सी। और इसके बाद नर्मदा रिवर जो है उसको बचाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने स्कीम लॉन्च की है। उसका नाम है नमामि देवी नार्मदे। फिर ब्रह्मपुत्र जो है उसको सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, और जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। इसके बाद हमें बताया गया जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, नमामि गंगे प्रोग्राम को 2014 में लॉन्च किया गया, अप्रूव करा गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसका ट्विन ऑब्जेक्टिव है, एक तो हमें पॉल्यूशन ख़त्म करना है, साथ साथ कंजर्वेशन करना है इसका, बायोडाइवर्सिटी का भी इसके अंदर, रेजुविनेशन ऑफ दिस रिवर भी करना है। तो ये 2014 का मिशन है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
सुंदरबन डेल्टा के बारे में हम देख ही चुके हैं। सुंदरबन डेल्टा जो होता है ये सुंदरी ट्रीज, मतलब सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरी ट्रीज की वजह से पड़ा था, जो कि यहाँ पर उगते हैं। ये वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वाले रीजन में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो रिवर्स हैं ये आगे जाके डेल्टा बनाती है, वो है ये। फिर इसके बाद अब हमें देखना है इंडस वाटर ट्रिब्यूटरी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बेझिझक होकर, हम आपको एक शॉर्ट बनाकर भी वो चीज़ समझा देंगे। सो प्लीज़ फॉलो शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।